नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम आपके सामने लेकर आए हैं आचार्य मनु की चर्चा करेंगे। आचार्य मनु के राजदर्शन की बात करेंगे, उनके राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। उनके द्वारा जो प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, उन सब की चर्चा करेंगे। आज उनके द्वारा जो स्थापित राज्य व्यवस्था है, राज्य की शासन व्यवस्था है, उस सब का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि उनके राज्य की संकल्पना में राज्य का आधार किस प्रकार से होना चाहिए, राज्य के आधारभूत तत्व कौन कौन से होने चाहिए, वो किस प्रकार से होने चाहिए, उनके क्या लक्ष्य हैं, उनका क्या उद्देश्य है। तो तमाम सारी चीज बातों को लेकर हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि आचार्य मनु के सप्तांग सिद्धांत को किस प्रकार से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आइए आज हम देखते हैं आचार्य मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत किन रूपों में प्रभावी सिद्ध होता है। इसको हम क्रमवार से आपके सामने इस क्लास में इसका विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे, समझाएंगे। आइए देखते हैं। आचार्य मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत की जब हम चर्चा करें तो इसमें इस राज्य के 7 अंगों की व्याख्या की गई है। वो 7 अंग कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले अंग की अगर हम बात करें तो आचार्य मनु ने सबसे पहले कहा राज्य के लिए किसका होना आता आवश्यक है, राजा का। राजा या फिर हम स्वामी कहें। उन्होंने एक ऐसे राज्य की संकल्पना की है जिसका मुखिया एक राजा होगा, बाकी उसकी सहायता के लिए मंत्री होगा, अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। राजा का कार्य होगा कि जनता की अर्थात प्रजा की देखभाल करे, उसकी सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर है। वो उचित प्रकार से शासन व्यवस्था को स्थापित रखे। राजा द्वारा प्रजा की सुरक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना उसका परम उत्तरदायित्व है। और राजा ठीक उस प्रकार से होता है जैसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने कहा था कि राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह होशियार होना चाहिए। तो राजा के अंदर ये गुण भी विद्यमान हो कि वो बहादुर भी हो और होशियार भी हो। अगर वो बहादुर है, होशियार नहीं है तो भी राज्य नहीं कर सकता। अगर राज्य बहादुर होशियार है और उसके अंदर बहादुरी नहीं है तब भी वो राजा के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अर्थात जब हम प्लेटो की बात करें, प्लेटो कहता है कि राजा के लिए आदर्श राज्य के राजा के या प्रशासक के लिए उसे दार्शनिक राजा होना अति आवश्यक है। तो सही राजा बनने के लिए, सही राज्य को चलाने के लिए एक दार्शनिक राजा की आवश्यकता होती है। और दार्शनिक राजा इस प्रकार से हो कि राजा अपने प्रजा की देखभाल कर सके, प्रजा के सुख दुख को उचित बनाए, उचित व्यवस्था उसके लिए बनाए। और प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का दुख ही राजा का दुख है। तो राजा का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो प्रजा है। प्रजा अगर सुखी है तो राजा सक्सेस है, राजा सफल है। अगर प्रजा नहीं सुखी है तो राजा सफल नहीं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि आचार्य मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के दूसरे बिंदु के बारे में, जिसका नाम है, दूसरे बिंदु की जब हम चर्चा करें तो इसे कहा जाता है मंत्री, जिसे हम अमात्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अमात्य। इसका प्रमुख कार्य है, मंत्री का प्रमुख कार्य है अपने राजा अर्थात स्वामी का सहायता करना, हर रूप में उसकी सहायता करना। तो मंत्री का काम है राजा के राजनीतिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, अर्थात राज्य से जुड़ी हुई प्रजाजनिक कार्य में वो राजा की सहायता करे, अर्थात राजा की मदद करे। तो मंत्री को शरीर के अंग के रूप में अगर हम चर्चा करें, देखते हैं
तो जैसे कहा गया है कि राजा को शरीर का मस्तिष्क कहा गया है, और उस मंत्री को उस मस्तिष्क की सहायता करने वाले यंत्र के रूप में देखा गया है कि जिस प्रकार से राजा अगर कोई कार्य कर रहा है तो मंत्री उसकी सहायता के लिए लगे रहते हैं। अर्थात मंत्री को अमात्य का दर्जा दिया गया है, उसकी आत्मा का दर्जा दिया गया है कि मंत्री ठीक उस प्रकार से है जैसे शरीर में आत्मा का होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार से मंत्री राज्य में मंत्री का होना अति आवश्यक है। क्योंकि राज्य के मंत्री की सहायता से राजा अपने सारे कार्यों को सफल पूर्वक उसका अध्ययन करता है, सफलता प्राप्त करता है, उसकी कमियों को जानकर उसकी कमियों को दूर करता है। ये तमाम सारी चीजें मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत में हम चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब अगले अंग की चर्चा करें जो आचार्य मनु ने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिपादित किया था। तो अगला अंग है पुर। पुर की अगर हम बात करें इसे हम कह सकते हैं दुर्ग भी कहा जाता है, किला के रूप में भी नाम लिया जाता है। इसका जब शरीर से तुलना की जाए तो जिस प्रकार से शरीर के प्रत्येक अंगों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो भुजाओं को होता है, भुजाओं को दिया गया है, ठीक ही उसी प्रकार से मनु ने पुर को ये जिम्मेदारी दी है। पुर का मतलब होता है किला, जो राज्य के चारों तरफ किला बना होता है और राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसका होता है। तो दुर्ग किले के रूप में कार्य करता है, किला सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए किला का होना अति आवश्यक है, राज्य का होना अति आवश्यक है। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से शरीर में अगर भुजाएं नहीं है, हाथ नहीं है तो शरीर असुरक्षित महसूस करता है। उसी प्रकार से अगर राज्य में किला नहीं है, दुर्ग नहीं है, तो वो राज्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। अर्थात पुर का महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्य की सुरक्षा करने का दायित्व इसको सौंपा गया है, जिसकी तुलना शरीर के भुजाओं से की गई है। तो मनु ने अपने इस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत पुर का भी उल्लेख किया है, और जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। हमने आपको इसके बारे में बताया इसका प्रमुख कार्य क्या है। अब इसको हम सामाजिक व्यवस्था में अगर देखें, वर्ण व्यवस्था की जो मनु ने कल्पना की थी, मनु के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया था, तो वर्ण व्यवस्था में उन्होंने 4 वर्ण बनाए थे। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा है शूद्र। ठीक, तो ये 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी। इन 4 वर्णों में भगवान मनु ने कल्पना की है क्षत्रिय को किस रूप में देखा गया। जैसे कि राज्य में पुर का होना अति आवश्यक है, पुर की जिम्मेदारी है कि पूरे राज्य के किले की सुरक्षा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता। उसी तरह सामाजिक व्यवस्था जो मनु के द्वारा बनाई गई थी, उसमें क्षत्रिय का उत्तरदायित्व होता है कि समाज की सुरक्षा करे, उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व उसको सौंपा गया है। ब्राह्मण का जो वर्ग दिया गया था, वो कहा गया था कि जिस प्रकार से राजा का कार्य है कि वो समाज को एक नई दिशा दे, ज्ञानार्जन कराए, पठन पाठन कराए, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो मस्तिष्क से तुलना की गई थी इसकी। वैश्य की अगर हम बात करें तो वैश्य की तुलना किससे? उदर से की गई, पेट से की गई है, और शूद्र की तुलना किससे की गई है? पैरों से की गई। तो जब हम वर्ण व्यवस्था, मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे
तो हम जानेंगे कि आचार्य मनु ने वर्ण व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं और कौन कौन सी व्यवस्थाओं का जिक्र किया है, कौन किसके लिए क्या संबंधित, तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य मनु के सप्तांग सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने समझा कि जाना कि किला का जो उत्तरदायित्व है वो राज्य की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व है। आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, और वो बिंदु है राज्य। चौथा क्या है? राज्य की बात करें, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टेट। ठीक। अब यहां पर राज्य की अगर संकल्पना की जाए, चर्चा की जाए, तो राज्य पर आचार्य मनु के सप्तांग सिद्धांतों की व्याख्या करने के पहले हम ये जानेंगे कि राज्य क्या है, व्हाट इज राज्य, राज्य कैसा होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि राज्य होने के लिए ये अति आवश्यक है। कौन कौन से अति आवश्यक है? इनकी अगर हम चर्चा करें, इसमें सबसे पहली चीज निश्चित भूभाग हो, निश्चित भूभाग। दूसरा जनसंख्या। तीसरा सरकार। चौथा संप्रभुता। राज्य को होने के लिए इन चार अंगों का होना अति आवश्यक है। अगर ये चार अंग विद्यमान है तब तो राज्य की संकल्पना की जा सकती है। अगर ये चार अंग नहीं है, चार पार्ट नहीं है, तो फिर राज्य की संकल्पना हम नहीं कर सकते। तो आचार्य मनु के अनुसार जो उन्होंने सप्तांग सिद्धांत में राज्य का दर्जा दिया है, उसके लिए कहा गया है कि एक राजा होगा, जनता होगी और संप्रभुता होगी, सरकार होगी, तभी जाके राज्य की कल्पना की जा सकती है। अर्थात राज्य होगा तभी तो उसके सप्तांग अंग की चर्चा कर सकते हैं। अगर राज्य नहीं होगा तो सप्तांग अंग की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। राज्य में अगर जनसंख्या नहीं है तो राज्य का कोई मतलब नहीं है, निश्चित भूभाग नहीं है तो राज्य का कोई मतलब नहीं है, किसी की सरकार नहीं है तो भी राज्य का कोई मतलब नहीं है, अगर संप्रभुता नहीं है, किसी के पास शासन शक्ति नहीं है, तब भी राज्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि आचार्य मनु के द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत में राज्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जो पांचवा बिंदु है वो है कोष। कोष की बात करें, जिसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं खजाना। आज वर्तमान में इसको हम वित्त मंत्रालय के रूप में जानते हैं, वित्त विभाग के रूप में जानते हैं और समझते हैं कि कोष क्या है। आचार्य मनु ने अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि पांचवें रूप में उन्होंने कहा कि कोष का होना अति आवश्यक है। बिना कोष के राज्य की संकल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वो सैनिकों का खर्च हो, चाहे राज्य में आपदा आ गई हो, या फिर तमाम सारी कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो कोष के माध्यम से ही संचालित की जाती हैं, कोष के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कभी हमारे देश में सैनिक शक्ति को बढ़ाना होगा
तो जो कोष इकट्ठा होता, राजस्व इकट्ठा किया जाता, उसी पैसे से सैनिक शक्ति में लगाया जाता है। जब कोई हमारे राज्य में आपदा आ जाती है, उस राजा के राज्य में आपदा आती है, तो कोष में जो खजाना एकत्रित होता है, उस खजाने से उस आपदा में से निपटने का प्रयास किया जाता है, वो दिया जाता है। आज हम वर्तमान में इस विभाग को देख सकते हैं कि ये कोष कैसे भरा जाता था, पहले कैसे भरा जाता था और अब किस प्रकार से भरा जाता था। पैसे पहले जनता से कर के रूप में वसूला जाता था, अब वर्तमान में जनता से टैक्स के रूप में, इसे हम थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करके देखें, उसे टैक्स के रूप में लेते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए। उसका एक कोष जहाँ पर जमा होता है, वहीं से पूरे देश का संचालन किया जाता है। प्राचीन काल में भी ये व्यवस्था थी कि कोष में कर के द्वारा पैसा एकत्रित होता था, उसी कोष के माध्यम से आपदा के समय उससे निपटा जाता, सैनिक शक्ति के विकास के समय उससे निपटा जाता था। उस पर एकत्र अधिकार जो राजा का होता था और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर राजा उस कार्य को करता था। यानी कह सकते हैं कि आचार मन के राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कोष का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब अगली हम चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि आचार्य अभिमन्यु ने और कौन से सिद्धांत और कौन से अंग की चर्चा की है, जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। छठे के रूप में देखते हैं दंड। आचार्य मनु ने दंड की भी व्याख्या की है। कहा कि अगर राज्य को सुचारू ढंग से सही तरीके से चलाना है तो दंड की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। अगर दंड की व्यवस्था हम नहीं करें, अर्थात राजा द्वारा दंड की व्यवस्था नहीं की गई, तो जो समाज के, जो राज्य के कुछ लोग हैं, जो उदंडी टाइप के हैं, जो निकृष्ट टाइप के हैं, वो फिर समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलने की प्रक्रिया को संभव नहीं होने देंगे, सही कारगर सिद्ध नहीं होने देंगे। तो मनु ने एक दंड की व्यवस्था की है। और दो दंड की चर्चा अगर हम करें तो देखिए कि मनु के अनुसार दंड किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से दंड की व्यवस्था की जाती है। अब हम इसमें चर्चा करते हैं। मनु के अनुसार दंड, ठीक है, इसमें हम इस रूप में देख सकते हैं। इस रूप में एक तो वाक्य दंड, वाक्य दंड, दूसरा धिक दंड, धिक दंड, तीसरा अर्थ दंड, और चौथे की जब हम बात करें तो वो है काया दंड। हम इसकी जब चर्चा करें तो मनु के अनुसार जो दंड की व्यवस्था की गई थी, कहा गया कि राज्य को अगर सुचारू ढंग से चलाना है तो दंड की व्यवस्था होना अति आवश्यक। अगर राज्य का सही तरीके से संचालन करने के लिए अगर उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो रही, कुछ व्यक्तियों द्वारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो मनु ने 4 प्रकार की दंड की व्यवस्था की थी। इन 4 प्रकार के दंड से उसे नवाजा जा सकता है, उसको दंडित किया जा सकता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि वाक दंड क्या है, धिक दंड क्या है, अर्थ दंड क्या है, काया दंड क्या है। अब वाक दंड की अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि सबसे पहले अगर कोई अपराध करता है तो उसे समझाने का प्रयास किया जाता है। राजा के द्वारा उसे संदेश भेजकर या उसे दरबार में बुलाकर उसे समझाया जाता है कि आपके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है राज्य के कार्य के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप इसको ना करें तो ज्यादा बेहतर है। यानी वाक्यों से उसे समझाने का प्रयास किया जाता है।
अगर वो उसके बाद भी नहीं मानता तो उसको धिक्कारा जाता है, उसको मतलब उसकी अवहेलना की जाती है। अगर उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है तो फिर अर्थदंड की व्यवस्था लगाई जाती है, अर्थदंड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। अगर वो तीनों दंडों के रूप में नहीं समझता है तो भी लास्ट में उसे काया दंड दी जाए, अर्थात उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो फोड़े मारकर, चाहे चाबुक मारकर, चाहे वो जेल में डालकर, यानी उसे शारीरिक स्वरूप को दंडित किया जाए, जिससे कि वो अपने अंदर सुधार ला सके। तो मनु ने 4 प्रकार के दंडों की व्याख्या की है, जो हमने आपके सामने इन दंडों की व्याख्या किया है, आपके सामने रखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आचार्य मनु के राज्य का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है, उसमें दंड का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, दंड का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत दंड की व्यवस्था की गई, ये भी एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। अब आइए आगे क्रम में हम चर्चा करते हैं कि अगला अंतिम कौन सा सिद्धांत है, अंतिम कौन सा अंग है जो राज्य को प्रतिपादित करने में, राज्य को चलाने में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। मित्र, लास्ट स्टेज में अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि आचार्य मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने अंतिम अंग के रूप में मित्र की चर्चा की है। कहा कि अगर राजा को सही तरीके से राज्य को चलाना है तो उसके द्वारा जो कार्य किए जाएं, वैदेशिक राजनीति तय की जाए, अन्य देशों के साथ संबंध जो बनाए जाएं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, तो ये है कि हमें उस राजा के द्वारा मित्र बनाना चाहिए, जिससे कि मित्र बनाने से उसका राज्य सुरक्षित हो जाता है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर हम इसकी चर्चा करें, देखें तो इसका विस्तार हम इसी चैप्टर के अंतर्गत आचार्य मनु के मंडल सिद्धांत की जब हम चर्चा करें तो देखते हैं कि आचार्य मनु ने मंडल सिद्धांत में किस प्रकार से मित्र की गणना की है, किस प्रकार से मित्र होना चाहिए, कैसे राजा को अपनी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि उसका राज्य सुरक्षित हो सके। राजा को ये ध्यान देना होगा कि जब मित्रता की बात आती है, जब मित्र की बात आती है, तो अगर उसका कोई पड़ोसी राज्य उसका शत्रु है, पड़ोसी राज्य अगर शत्रु है तो उस शत्रु के मित्र से मित्रता करनी चाहिए, जिससे कि वो उसका मित्र सिद्ध होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि राजा अधिक से अधिक अपने मित्रों को बनाए, जिससे कि उसका राज्य सुरक्षित रह सके, शत्रुओं की कमी करे, अर्थात अन्य देशों के साथ उसके संबंध अच्छे हों, ताकि अन्य राज्यों के साथ उसके संबंध अच्छे हों, ताकि उसके राज्य को कभी खतरा न उत्पन्न हो सके। तो इसलिए कहा गया कि राजा का ये परम कर्तव्य है कि वो अधिक से अधिक मित्रों का निर्माण करे, अर्थात मित्र बनाए, अपने हाव भाव व्यवहार में सुधार करे और सभी से मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। परंतु अगर कुछ ऐसे राज्य हैं जो उसके साथ शत्रुता के साथ भाव के साथ पेश आते हैं, तो राजा की ये नीति होनी चाहिए कि उस शत्रु के साथ मित्रता करनी चाहिए, अर्थात अपने मित्रवत व्यवहार को बढ़ाकर रखना चाहिए, जिससे कि उसका राज्य सदैव सुरक्षित रह सके। आज हमने आपको इस क्लास के अंतर्गत बताया कि आचार्य मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की। मैंने क्रमवार से 7 अंगों की बात की। 7 अंग ये मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास की जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैं अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।